हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, कुछ नए कंसेप्ट सीखे थे और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या करेंगे, और नए नए क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखें, आप लोग खुद से भी ट्राई करें, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही आपको। ठीक है, आपको इससे क्या होगा ना कि आपको इससे ये पता चलेगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो चलिए सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गाइस, क्वेश्चन लिखा है कि a प्लस बी अपॉन सी, क्या दिया है? a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि a प्लस बी अपॉन सी, बी प्लस सी अपॉन ए और c प्लस ए अपॉन बी अगर k के बराबर है। मतलब क्या, यहां चारों पार्ट, चार पार्ट दिख रहे हैं ना आपको? देखो, 1 2 3 4, ये चार पार्ट आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो कहा गया है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें k का मान बता दो, k की वैल्यू बता दो। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे? देखो, सारे लोग आपस में एक दूसरे के बराबर है, सारे लोग आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहां से अगर शुरू करें तो लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू के। क्यों भाई? बिल्कुल है, क्योंकि अगर पहला पार्ट दूसरे के बराबर है, अगर दूसरा पार्ट तीसरे के बराबर है और तीसरा पार्ट है चौथे के बराबर, तो क्या पहला पार्ट चौथे के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राम है श्याम के बराबर, श्याम है सीता के बराबर, तो क्या राम और सीता आपस में बराबर नहीं होंगे? तो बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या है, जब चारों पार्ट आपस में एक दूसरे के बराबर है तो इसमें पहला पार्ट भी चौथे के बराबर हो सकता है, दूसरा पार्ट पहले पार्ट के बराबर हो सकता है, तीसरा पार्ट पहले पार्ट के बराबर हो सकता है, मतलब कोई भी किसी के बराबर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी अपॉन सी को मैंने क्या कर लिया, k के बराबर कर दिया। तो यहां से गाइस देखो क्या निकलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ट्रांसफर कर दो, c को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के सी। ठीक है, के एफ सी नहीं है, के सी है। ठीक है, हाँ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू के सी। पहली चीज क्लियर होगी ना? पहली चीज क्लियर होगी सर, बिल्कुल ठीक, पहली चीज क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। क्या हम दूसरे को k के बराबर नहीं कर सकते? क्या हम दूसरे पार्ट को k के बराबर नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो कर दो फिर ना, देर किस बात की है। b प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू के हम कर दे रहे हैं, b प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू के, और फिर a को कर दो ट्रांसफर किसके पास, k के पास। तो क्या बन जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू ए के। क्या हो गया, b प्लस सी इज इक्वल टू ए के। ठीक सर, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला हम खुद करेंगे सर, बिल्कुल जल्दी से करो कॉपी पर। c प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, c प्लस ए अपॉन बी के, क्या हो जाएगा, बी के। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां से तीन क्वेश्चंस बन के आ रही है हमारे पास, 1 2 3, थ्री क्वेश्चन बन के आ रही है। अब क्या करना है, अब इनको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन, समीकरणों को क्या कर दे, ऐड कर दे, जोड़ दे। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को जोड़ दो। इसको मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो, किसी भी समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं, किन्हीं भी समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चाहे चार हो, पांच हो, छह हो, जितने भी समीकरण हैं हमारे पास, हम इनको जब जोड़ देते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, सभी समीकरणों का दाया पक्ष आपस में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और सभी समीकरणों का बाया पक्ष आपस में जुड़ जाएगा। मतलब एलएचएस एलएचएस आपस में ऐड, आरएचएस आरएचएस आपस में ऐड। तो देख लो यहां पर जिस पोर्शन में हम रेड मार्क कर रहे हैं, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है गाइज, ये पोर्शन कैसा है, ये पोर्शन है हमारा बायां पक्ष। कैसा है, बायां पक्ष।
तो हम बायां पक्ष को एक साथ ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कर लिया ना ऐड, तीनों ऐड कर लिया सर, ठीक है। इधर भी ऐड कर लेते हैं, के सी प्लस के ए प्लस के बी, कर लिया ऐड, बिल्कुल सर ऐड कर लिया। अब क्या करना है, हमें तो के का मान चाहिए, हमें के का मान चाहिए। अरे चलो बताते हैं भाई, चलो। तो एक ए है और एक ए है, मिलके 2a, एक बी 2b, एक सी 2c इज इक्वल टू कितना, यहां देखो तीनों में है के कॉमन, के ले लिया कॉमन, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा। यहां से ले लिया 2 कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी क्या a प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी। अब यहां से क्या किया मैंने, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कट गया, तो यहां से आया क्या, 2 इज इक्वल टू के। तो गाइस यहां देखो क्या दिख रहा है कि k की वैल्यू हमको 2 फाइंड हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब सर क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा, सर क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट करना है, ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको तो डायरेक्ट बताते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक ए दो ए कितना हो गया 2a, एक बी दो बी कितना हो गया 2b, एक सी 2c कितना हो गया 2c, इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, क्या किया नीचे के तीनों अल्फाबेट को जोड़ लिया, सी प्लस ए प्लस बी, और के को लिख दिया मल्टीप्लाई। समझ में आया ना, देखो एक लाइन में। अब यहां से क्या लिया 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहां देखो कट गया के की वैल्यू 2। क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आपको ये करना है, ये तो मैंने बताया है कि कैसे ये आएगा, ठीक है। तो ये सेकंडों वाला काम है, और इस सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप दी है कितनी, भुजा की माप कितनी दी है 4.2, 5.9, 8.1। देखो किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज में साइड कितनी होती है, त्रिभुज में साइड कितनी होती है, 3 साइड होती है ना। अब अगर कोई भी त्रिभुज दी गई 3 भुजाओं के माध्यम से बन सकता है, तो तभी बन सकता है जब कुछ कंडीशन फॉलो हो। क्या कंडीशन फॉलो होगी, अगर उन 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का सम, उन 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का सम, या किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का सम तीसरी बड़ी भुजा के सम से बड़ा हो जाए। नहीं समझ आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा, इसको आप लेके बताइए सर, ठीक है। तो मैं जरा वैल्यू देख लूं कौन कौन सी है। वैल्यू है 4.2, 5.9 और 8.1, ठीक है। ये बुझाई दी है। अब आपको ऐसे दे दिया कि 8.1, 4.2 और 5.9, कहा गया कि ये आपको भुजाओं की मापे दे रखी हैं, आप बताइए क्या इन भुजाओं से एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, 2 छोटी भुजाओं को उठा लेना है और देखना है क्या इनका सम तीसरी भुजा से बड़ा है, क्या 2 छोटी भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा है। अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है, फिर आगे चेक करेंगे क्या इनका इनका सम, फिर क्या इनका इनका सम तीसरी भुजा से बड़ा है या नहीं। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हमारा ट्रायंगल बिल्कुल फॉर्म हो सकता है। और चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे मैंने पहली कंडीशन क्या लिखी कि ए बी और 2 भुजाएं कौन कौन सी बची, ए सी प्लस बी सी, किन्हीं 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजाओं से बड़ा होना चाहिए। फिर अब की मैंने क्या ले लिया,
AC ले लिया, तो जब AC लिया तो AB और BC इधर ले लो, तो AB और BC का सम AC से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा क्या, BC ले लिया तो AB प्लस AC। अब इसका AB और AC का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। AB कितना है, 8.1 है। AC कितना है, 4.2 है। और 5.9 है। देखो 9 2 11, 5 4 9, 9 और 1 10। ये देखो, यानी कि पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉलो कर गई। पहली कंडीशन फॉलो कर गई ना, 10.1 बड़ा आ गया भाई, 10.1 बड़ा आ गया है। क्लियर। आगे देख लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। एसी 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 कितनी है, 4.2 और 5.9 और 8.1 को सम कर लो, 9 और 1 10, 14। ये भाई 14 आ गया और ये कितना था, ये तो 4.2 था। दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं भाई, थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड है कि बीसी बीसी और इधर क्या है 8.1 और 4.2, इसको जोड़ लो। तो यहां भी देखो 12.3 और 5.9, तो यहां पे तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई। मतलब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा हो जाए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए, तो हमारा ट्रायंगल इजीली फॉर्म हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, कितने ट्रायंगल, इन तीन भुजाओं से कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे, 1 2 3 4। अरे भाई एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। कितने फॉर्म होंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत 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 पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है और आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भिन्न पर आधारित क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा है, एक भिन्न का हर अंश के दो गुने से एक अधिक है। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न को मैं लिख दिया x अपॉन वाई, ये एक भिन्न है। अब कह रहे हैं कि जो भिन्न का हर है, जो भिन्न का हर है वो अंश से, अंश तो हमारा x है, अब जो हर है वो अंश के दो गुणों से, अंश के दो गुने से, जो हर है अंश के दो गुने से, जो हर है वो अंश के दो गुने से एक अधिक है। यही तो बोला है, यही बोला है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, लिखा है कि अगर अंश में दो जोड़ दिया जाए, अंश में दो जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, और हर में तीन घटा दिया जाए, अब तो हर हमारा ये बन गया है ना, तो हर में तीन घटा दिया जाए, घटा दिया, ऐसा करने से हमें एक मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 1। तो पूछा गया है कि हमारी प्रारंभिक भिन्न क्या थी, हमारी मूल भिन्न क्या थी, हमारी प्रारंभिक भिन्न क्या थी, ये हमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे सर, देखो यहां लिखा मैंने x+2, यहां लिखा है 2x, -3 + 1 -2 इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x+2 इज इक्वल टू 2x - 2। अब नंबर को एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ ले जाओ, x की वैल्यू कितनी, 4। x की वैल्यू हो गई 4, यहां रख देंगे, पहली जो हमारी मूल भिन्न थी, मूल भिन्न में रख देंगे, तो 4 4 दूनी 8 + 1, आंसर कितना आ गया, 4/9। ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन ऑप्शन आपका सही है 108 का डी। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर, 4/9। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, लिखा क्या है क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे लिखा क्या है, -9 माइनस, इसे बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, कर्व ब्रैकेट भी बोला जाता है, मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर -8 +24 डिवाइड बाई 13 - 7, ये क्वेश्चन है। और ध्यान देना, ध्यान देना क्या,
ध्यान देना क्या कि इस पे लगा है बार, ठीक है, इस पे क्या लगा है बार। अब देखो कोष्ठक, ब्रैकेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, जो कोष्ठक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले कोष्ठक प्रकार बताएंगे, और सबसे पहले कौन सा कोष्ठक सॉल्व करते हैं वो भी देख लो। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है। कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है? बार। इसे क्या बोलते हैं? जल्दी से देख लो, बार ब्रैकेट, ठीक है। पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद क्या सॉल्व होता है? उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्व ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, लास्ट में बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? सीक्वेंस होता है। पहले हमें बार सॉल्व करना है, बार के नीचे जो भी नंबर होंगे, फिर स्मॉल, फिर कर्व और फिर बिग। क्लियर हो रहा है ना? इतना क्लियर है? ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, और साइन में सर, चिन्हों में पहले कौन से नंबर सॉल्व होंगे? तो उसका एक बॉडमास रूल होता है। कौन सा होता है बॉडमास रूल? बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा और इस सीक्वेंस में सॉल्व होगा। ओ फॉर ऑफ, कहीं भी ऑफ लगा हुआ है, ध्यान रखना, कभी कभी आपको ऑफ मिलके आएगा, कभी मल्टीप्लाई भी लगा होगा, कभी दोनों लगे होंगे। ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे लिखा हुआ है 2 of 3 into 4। पहले आप इसको भी समझ लो, क्या लिखा है? 2 of 3 into 4। अब इसमें पहले हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कि हम 2 of 3 को पहले सॉल्व करेंगे। पहले किसको सॉल्व करेंगे? देखो ऑफ का भी मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ ऑफ लिख कर आया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 दूनी 6, और 6 के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24। क्लियर हो रहा है ना? तो मल्टीप्लाई और ऑफ में पहले क्या सॉल्व किया जाएगा? पहले ऑफ सॉल्व किया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। इतना क्लियर? ठीक है, तो ओ फॉर ऑफ। फिर अब साइन की बात करते हैं। साइन में पहले क्या? डिवाइड, फिर क्या? मल्टीप्लाई, फिर क्या? एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये इसका सीक्वेंस होता है। पहले क्या? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते देखो कैसे। कैसे देखो, जल्दी से देखो कैसे। हमने कहा पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले जो है हमारा लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो बाकी चीज को हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखो लाइन ब्रैकेट, 13 - 7 कितना आ गया? 6। 13 से 7 माइनस पहले क्यों किया? पहले तो सर आपने बताया कि बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सर पहले डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये होता है। लेकिन आपने पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, और लाइन ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। मैंने ब्रैकेट बताया ना, सबसे पहले क्या? लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है। बार ब्रैकेट इसको बोलते हैं, लाइन बार एक ही चीज है। तो यहां से मैंने क्या किया? 13 में से 7 माइनस किया, 6, ठीक है। अब अब क्या करेंगे? अब आगे चलते हैं। अब 6 से 24 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि अब क्या है? लाइन ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आएगा लाइन के बाद क्या आता है? लाइन के बाद आता है हम लोग का स्मॉल। कौन सा? स्मॉल। स्मॉल के बाद करली ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट, मजरा ब्रैकेट, सब बोल दो उसको, और फिर आता है बिग, ठीक है। तो अब कौन सा आ गया? स्मॉल ब्रैकेट भी आ गया। तो अब स्मॉल सॉल्व होगा। 6 में से 24 माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब देखो, अब देखो डिवाइड भी खत्म और स्मॉल ब्रैकेट भी खत्म। अब देखो यहाँ -8 लिखा हुआ है, -8 के साथ कोई और नंबर है नहीं, तो हम चाहे यहां पर लगाएं स्मॉल ब्रैकेट, चाहे ना लगाएं। ये आ गया। अब वैसे तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, यहां स्मॉल ब्रैकेट है, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -9 तो है, पर क्या -9 के साथ कुछ और है? क्या -9 के साथ कोई और नंबर है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? -8 और 4 को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब देख लो, अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस मिल जाएगा प्लस, कितना आ गया? -5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, -5। ए ऑप्शन, -5। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है नहीं?
लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। ठीक है, चलो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से कहा गया है, अगर a,8 का एचसीएफ 4 है, एचसीएफ ऑफ a,8 का 4 है, ठीक है, और एलसीएम इसका, एलसीएम जो है a,8 का 24 है, ठीक है, तो कहा गया ए का मान बताओ। क्या कहा गया? ए का मान बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, इसका एक सूत्र होता है, क्वेश्चन देखो, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणा इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मतलब जो दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं ना, इनका जो एचसीएफ है उनका गुणा, उनका और उनके एलसीएम का गुणा बराबर होगा पहले नंबर और दूसरे नंबर के गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब कैसे रखेंगे देखो, एचसीएफ एचसीएफ कितना दिया है भाई? 4 दिया हुआ है एचसीएफ, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 24। एचसीएफ कितना दिया है? 4, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 24। फर्स्ट नंबर कौन सा है? ए, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर ए, और दूसरा नंबर कौन सा है? 8। बस सिंपल है, 8 3 जा 8 तिया 24, 4 तिया 12, ए का मान कितना? 12। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक ऑप्शन बिल्कुल अब क्या है? करेक्ट 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 आंसर। ठीक, चलो इसको आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। देखो जब प्रतिशतता वाले क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी चीज अगर आपके सामने रखी है तो वो अपने आप में क्या है? 100% है। अब अगर उसको आप कुछ घटा रहे हो, कुछ बढ़ा रहे हो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग घटे बढ़ेगा। जैसे आपने कहा कि कोई चीज रखी है, उसको मैंने 20% घटा दिया, तो वो जो चीज थी वो अपने आप में तो 100 थी, लेकिन जब 20 घटा दिया तो वह अब अपने आप में घटाने के बाद कितनी बची? 80। अगर कहा जाए कोई चीज रखी है तो वो अपने आप में 100 है, लेकिन अगर उसमें आपने उसको 20% बढ़ा दिया, अब वो बढ़ाने के बाद कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है, तो मूल रूप में कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी थिंग अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, तो क्या है, अब जैसे कह दिए ये रूम है, ठीक है, तो इस रूम का जो वॉल्यूम है वो भी अपने आप, देखो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन कहा जाए कि ये वॉल्यूम जो है वो अपने आप में तो क्या है? 100%। लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा दें या इसकी हाइट को घटा दें, इसकी विड्थ को, इसकी ब्रेथ को बढ़ा दें, तो क्या होगा? बढ़ाने घटाने के बाद जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इसका वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो वो हम लोग 100 को बेस मान के बताएंगे कि क्या इसका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट घटा। जैसे मान लो लेंथ ब्रेथ में या हाइट में उतार चढ़ाव मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद पहले वॉल्यूम मान लो 100 था, बाद में वॉल्यूम हमारा 80 बचा, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल इस रूम के वॉल्यूम में 20% की कमी आ गई। क्यों? पहले तो 100 था भाई, अब 80 वॉल्यूम आ रहा है। या मान लो 140 वॉल्यूम आ गया, तो कहेंगे भैया पहले तो 100 था, अब जो है 140 मतलब 40% वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या लिखा पढ़ो। एक कमरे की लंबाई 10% घटाएगी। देखो भैया मानी बात है, मानी बात है, कमरे में 3 चीजें होंगी, कमरे में 3 चीजें, कमरे में कितनी चीजें? कमरे में 3 चीजें। कौन कौन सी चीज होगी वो कौन कौन सी चीज होगी? एक तो भैया होगी लेंथ, एक होगी ब्रेथ, ना भाई, मतलब लंबाई, चौड़ाई और हाइट, हाइट, ऊंचाई। अब शुरू में इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा, तो हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना था? 100%। शुरू में इसका वॉल्यूम रहा होगा कुछ 100%, लेकिन अब कहा क्या गया? कहा ये गया, क्या कहा गया भाई? शुरू में कितना वॉल्यूम था पहले हमको ये बताओ भैया। 100%, भुला देते हो। ठीक,
अब कहा गया कि इसकी लंबाई 10% घटा दी गई, 10% घटा दी गई, मतलब इसकी लंबाई पहले 100 ही रही होगी। एक लेट करके चलते हैं कि लंबाई जब तक घटाई बढ़ाई नहीं गई है तब तक क्या मानते हैं कि वो 100 ही होगी। परसेंटेज के माध्यम से, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जब तक नहीं घटाई बढ़ाई जाती है तब तक हम क्या मानते हैं कि वो अपने आप में 100 है। तो पहले इसकी लेंथ मान लिया कि 100 थी, ठीक है, लेकिन अब क्या किया कि उसकी लेंथ को 10% घटा दिया। तो यानी कि अब कितनी बची भैया, पहले 100 थी ना, अब 90 बची है। तो अब 90 बची है, लेकिन पहले कितनी थी, पहले तो 100 थी सर, अभी तो 90 बची है, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अब आगे तथा चौड़ाई 20% घटा दी। चौड़ाई भैया क्या कर दी, चौड़ाई को जो है 20% घटा दिया गया, ये चौड़ाई। तो चौड़ाई भी पहले 100 रही होगी, पर अब घट गई, घटा दिया गया, कितना, 20 घटा दिया गया। भैया 20 घटा दिया गया तो अब कितनी बची, 80, और पहले कितनी थी, 100। क्योंकि कोई भी चीज मूल रूप में भैया 100 होती है, बाद में घटाओ बढ़ाओ, तो जितना घटाओ बढ़ाओगे भैया उतना या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो अब की चौड़ाई को भैया 20% घटा दिया, पहले तो 100 थी। आगे ऊंचाई 5% बढ़ा दिया, तो पहले तो 100 थी, अब जब 5 बढ़ा दिया, जब 5 बढ़ा दिया तो अब कितनी हो गई, अब हो गई 105, और पहले तो 100 थी, पहले तो 100 थी। ठीक है, तो अब कहा गया कि ऐसा करने पर आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ऐसा करने पर आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो देख लेते हैं। 100 कट गया, 0 कट गया, यहां से कितना आगे इसको और काट ले, ये 20, ठीक है, ये 21 और काट ले, ये 5, ये 2, कितना आ गया, 9 × 2 × 21/5, यही तो आ गया। ठीक है, अच्छा इसको हम काटें जरा, 5 से 2 को, तो कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है, 9 × 4 = 36 इंटू 21, 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, 12, 21 63, 63 और 12, 63 और 12, 63 और 12 75, 63 12 75। ठीक है, तो पूछा गया है क्या, परिवर्तन कितना हुआ है। ये जो निकला है गाइस, ये जो निकला है, ये वर्तमान वर्तमान आयतन निकला है। ये क्या निकला है, वर्तमान आयतन निकला है भैया। पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, पूछ रहे हैं परिवर्तन कितना हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो जितना भी आंसर आए याद रखना कि शुरू में तो 100 मानना है, शुरू में 100 मानना है, लेकिन बाद में 100 घटाना है। शुरू में 100 मानना है, लेकिन बाद में 100 घटाना है। बाद में मतलब क्या, जब आंसर मिल जाएगा तो उस आंसर से 100 को घटा देना, उस आंसर से क्या करना है, 100 को घटा देना है, उस आंसर 100 को क्या कर देना है, घटा देना है। ये देखो, ये तुम्हारा आ गया वो आंसर जो हमसे पूछा जा रहा है। भैया इतना परिवर्तन हो गया, पहले 100 था ना, अब कितना आया, 75.6, मतलब घट गया ना। ये साइन क्या बता रहा है, ये साइन क्या बता रहा है कि घट गया। और कितना घट गया भैया, 24.4% घट गया उसका आयतन। पहले तो 100 माना था। अगर पूछे जब वर्तमान आयतन कितना, वर्तमान आयतन कितना, तो ये मूल आयतन कितना, तो ये कितना हुआ परिवर्तन, तो ये 3 क्वेश्चन यहां से बने। ठीक है, तो याद रखना है कोई भी चीज घटाई बढ़ाई जाए तो 100 को बेस मानकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आ गया इकाई का अंक ज्ञात करना। मैंने बहुत अच्छे से बताया, 2153। हाँ, 2153 और की पावर 167 पूछा गया है। इकाई का अंक बता दो। मैंने क्या बताया था, कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 से करेंगे डिवाइड। देखो 4 से करेंगे 67 को डिवाइड, तो 67 में 167 छोड़ दो। 67 में अगर उसको ऐसे बांटे 64 और 3, तो 64 तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना, 3। और मैंने कहा था कि पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को आधार का जो इकाई अंक है
उसकी पावर बना देंगे। आधार का जो इकाई अंक है इसकी पावर बना देंगे कितना, 3, और इसको कर देंगे सॉल्व, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और हमको चाहिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा गाइस, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में पढ़ाया भी था। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या है, एक यदि एक भिन्न के अंश को 20%, अब एक पहले भिन्न मान लो, एक क्या मान लो, भिन्न मान लेते हैं। ठीक है, एक भिन्न मान लिया कि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये हमारी मूल भिन्न है, और मूल भिन्न हो या मूल कुछ भी हो, उसको हम लोग हमेशा 100% मानेंगे। अब कहा क्या गया है कि जो हमारा मूल भिन्न का अंश है उसको 20% बढ़ा दिया गया है। देखो मूल भिन्न हमारा कितना था, x था ना, x का 20% इसमें क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो मतलब अभी कितना हो जाएगा, 120/100। दो कैसे आया, मूल कितना था 100, और जब मैंने 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गया। देखो लिखा भी है 20% अंश को बढ़ाया है तो 20 हो गया, यानी कि 120/100। और y के साथ मैंने क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिया, यानी कि पहले तो y 100 था और अब कितना हो गया है, 125 हो गया है। ऐसा करने पर क्या हुआ, जब ऐसा करा तो हमें भिन्न की वैल्यू दे दी गई 3/5 की। ऐसा करने पर भिन्न 3/5 बन जाती है। तो पूछा गया है कि जो शुरू में हमने मूल भिन्न मानी थी वो क्या है, x/y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो 100 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 100 कैंसिल हो गया। और काट लेते हैं, किससे कटेगा भाई, 5 से कटेगा, या ऐसे नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, सही से करते हैं। ये हो जाएगा 120x, नीचे हो जाएगा 125 इंटू वाई इक्वल टू 3/5। हमें चाहिए x/y, इधर है 3/5, 125 ले जाएंगे ऊपर, 120 ले जाएंगे नीचे, 5 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 40, 5 से काटेंगे 25, 5 नीचे काटेंगे 8। तो x/y कितना आ गया, 5/8। यानी कि हमारी जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी, 5/8 थी। कितनी थी, 5/8 थी। और जब मैंने 5 को 20% बढ़ाया और 8 को कितना, 8 को कितना 125 मतलब 25% बढ़ाया, तो हमारी वो भिन्न क्या बन गई थी, 3/5 बन गई थी। तो हमारा आंसर कितना होगा, 5/8 होगा। कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ेंगे। 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 4 वैल्यूज दी हैं, इसको बिना कलम उठाए बिना मार्कर उठाए करेंगे। लिखा है 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। पहला दिया है 52 40। मैंने क्या बताया था, 8 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उस संख्या के अंतिम के मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा का जो अंक है, अगर वो तीनों 8 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अगर उन 3 अंकों का समूह जो इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर है, अगर उन 3 अंकों का समूह 8 से क्या हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब कौन कौन सी संख्या यहां देखते हैं। पहली है 52 40, और हम देख पा रहे हैं कि 52 40 में शुरू की 3 अंक क्या है, 240, मतलब अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ये संख्या भी कट जाएगी। तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं 52 20। अब क्या ये संख्या 8 से कटेगी, 8 से कटेगी। अगर हम इसको 8 से करें, 8 दूनी 16, ठीक है, 6 इधर आगे 60, 60 जो है 8 से कटता नहीं है, ये संख्या नहीं कटेगी। अगला क्या है 128 97 128। 8 से काटे शुरू, लास्ट के 3 अंक, 8 एकम 8 सॉरी 8 एकम 8, 4 इधर आ गया, 8 छंग 48 16, पूरा पूरा कट गया, ये संख्या कट जाएगी। यानी कि पहला और तीसरा तो सही है भैया। 124 97 124, 8 से काटो, 8 कम 8, 4 आ गया इधर 44, क्या 8 से 44 कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या है, 1 और 3। हमारा आंसर क्या है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही। आगे चलते हैं।
आगे चल देते हैं भाई, आगे चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन। 10 की 10 के 6 की दर से केले खरीद कर, 10 की 6 की दर से केले खरीद कर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो, 10 रुपए में 6 केले खरीदे, ठीक है, और 6 रुपए में 4 केले बेच दिए, तो पूछा गया है कि प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इसको? जो बीच वाले नंबर है इनका गुणा, बीच वाले नंबर का ध्यान से देखो, बीच वाले नंबर का गुणा 6 छंग 36, ठीक है, 6 गुणे 6, क्लियर, माइनस अंतिम गुणा, अंतिम वाले पद, सबसे पहला सबसे आखिरी 6 गुणे 4, बटे फिर अंतिम वालों का गुणा 6 गुणे 4 गुणे 100, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो अब कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करते हैं। देखो, 6 छंग 36, 36 आ गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24 गुणे 100, 36 में से 24 गया 9, नीचे कितना आ गया 24 गुणे 100, सॉल्व करो इसको, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 8 से काटो इसको, 4 दूनी 8, ऊपर कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसको आप सॉल्व कर लो, और इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हो रही? बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। 6 गुणे 4, लेकिन यहां कितना है, 10 गुणे 4 है, 10 गुणे 4 भैया, ये गलती मत कर देना, 10 गुणे 4 है, ये कितना हो जाएगा 40, अब कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कैलकुलेशन में गलती होगी भाई, नीचे 40 गुणे 100 10, यानी कि -10% की हानि, कितनी हानि हो रही है 10% की। ध्यान रखना गाइस, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कुछ रुपए में कुछ की दर से चीजें खरीदी गई और कुछ रुपए में कुछ की दर से बेच दी गई, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो उसमें आपको ये करना है कि आपको पहले बीच वाले जो आपके पद हैं उनका गुणा लिखना। किस सीरीज में? ध्यान रखना, पहले रुपए जितने दर में खरीदा गया, जितने दर में लिया गया, ठीक है, फिर रुपए और जितने दर से बेचा गया, फिर क्या करना है, बीच के दोनों का गुणनफल माइनस अंतिम गुणनफल, अंतिम दोनों पदों का गुणनफल बटे अंतिम दोनों का गुणनफल गुणे 100, ये कर देना है, आपका आंसर डायरेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगला देखो, लिखा है कि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, ठीक है, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। भैया हमें पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ और हमको चाहिए क्या 1 ग्राम में, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, 10⁻³ ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ हमको चाहिए 1 ग्राम में, तो 10⁻³ कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि हम 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, या 10⁻³ किलोग्राम। क्यों? जब ये ऊपर जाएगा तो जो पावर है, जो घात है, उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है गाइस। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। यदि दो संख्याओं का अंतर, मान लिया दो संख्याएं x और y, इनका अंतर 5 और उनका गुणनफल 36, तो इनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो, इनके व्युत्क्रमों का अंतर मतलब अगर कहा जाए x का व्युत्क्रम तो 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, मतलब जिसका व्युत्क्रम पूछे उसको 1 में रख दो, तो कहा गया x/y माइनस, सॉरी 1/x माइनस 1/y का मान कितना होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ना, इसको हम लोग ऐसे भी सकते हैं, कैसे,
हम ऐसे मान लें, पहला y है दूसरा x है, ठीक है। तो इनके व्युत्क्रमों का हमें क्या चाहिए, अंतर चाहिए। अब y माइनस एक्स कितना दिया हुआ है 5, और एक्स वाई कितना दिया हुआ है 36, 5/36, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आज कर ली, ठीक है। लगभग प्रीवियस लेक्चर में भी लगभग 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए थे, और आज भी लगभग हम लोगों ने 30 क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन के आसपास कर लिए। सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप डाउट सेशन में हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, तब तक आप लोग पढ़ते रहें।